अच्छा, कभी सोचा है कि कोई मुल्क बिल्कुल सिफर से एक पूरी की पूरी कार इंडस्ट्री कैसे खड़ी कर सकता है? तो आज हम पाकिस्तान की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की इसी दिलचस्प कहानी में गहराई में जा रहे हैं और उस आप कह लें खफिया प्लेबुक को खोलने वाले हैं जिसने ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है, आखिर दुनिया की बड़ी-बड़ी कार कंपनियों को कोई कैसे राजी करेगा कि वो आएं और किसी मुल्क में शुरू से फैक्ट्रियां लगाएं? जाहिर है ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसका जवाब अक्सर बड़ी होशियार और तख्लीकी पॉलिसियों में छुपा होता है। और पाकिस्तान का जवाब क्या था? सन 2006 का एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक इकदाम, टैक्स में छूट। लेकिन ठहरिए, ये कोई मामूली सी रियायत नहीं थी, ये तो एक पूरा निजाम था, एक मास्टर प्लान जिसे मुकामी सनत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। और यही पॉलिसी हमारी आज की कहानी का असल हीरो है। इस पॉलिसी का जो सरकारी नाम है वो है SRO 655। अब ये SRO यानी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर सुनने में काफी पेचीदा लगता है ना, लेकिन इसको आसान लफ्जों में यूं समझें कि ये हुकूमत का एक खास हुक्म है जिसमें बिल्कुल कानून जितनी ताकत होती है। तो SRO 655 दरअसल कस्टम्स ड्यूटी के कानूनों की एक प्लेबुक है और आज हम इसी किताब के वर्क पलटने वाले हैं। तो इस पूरी हिकमत अमली का आप कह लें दिल क्या है? देखें, इसके पीछे एक बहुत ही सादा लेकिन शानदार असूल काम करता है। वो ये कि खाम पुर्जे यानी रॉ पार्ट्स दरामद करना सस्ता कर दो और जो तैयारशुदा पुर्जे हैं उन्हें दरामद करना महंगा कर दो। अब इससे होता क्या है? बहुत सादा सी बात है, कंपनियां खुद ब खुद मुल्क के अंदर चीजें बनाने की तरफ आती हैं क्योंकि उनके लिए यही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक जबरदस्त कारोबारी तरकीब थी। तो ये तो थी इस खेल की हिकमत अमली, लेकिन भाई हर खेल में खिलाड़ी भी तो होते हैं, है ना? तो आइए देखते हैं कि इस ऑटो इंडस्ट्री के खेल में कौन कौन से अहम किरदार शामिल हैं। उनके किरदार को समझे बगैर हम इस प्लेबुक को पूरी तरह नहीं समझ सकते। सबसे पहला और सबसे अहम खिलाड़ी है मैन्युफैक्चरर। सरकारी जबान में उसे इंपोर्टर का मैन्युफैक्चरर कहा जाता है, जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसका सीधा साधा मतलब है एक ऐसी कंपनी जो बाहर से पुर्जे मंगवाती भी है और फिर अपनी ही फैक्ट्री में उन पुर्जों को जोड़कर गाड़ियां भी बनाती है। समझें कि इस खेल का स्टार खिलाड़ी है। दूसरा खिलाड़ी है EDB यानी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। इसे आप इस खेल का टेक्निकल रेफरी समझ सकते हैं। जैसे एक रेफरी खेल के उसूल तय करता है ना, बिल्कुल वैसे ही EDB ये तय करता है कि एक मैन्युफैक्चरर को सालाना कितने और कौन कौन से पुर्जे दरामद करने की इजाजत होगी। ये वो तकनीकी माहिरीन है जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खेल उसूलों के मुताबिक ही खेला जाए। और तीसरा खिलाड़ी है FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसे आप इस खेल का अंपायर कह सकते हैं। FBR इस बात को यकीनी बनाता है कि हर कोई टैक्स के कवानीन पर ठीक से अमल कर रहा है। अगर कोई कंपनी कवानीन की खिलाफवर्जी करती है तो FBR ही वो इदारा है जो आप कह लें सीटी बजाता है और कार्रवाई करता है। तो अब हमारे पास खिलाड़ी भी आ गए और खेल का मैदान भी तैयार है। अब वक्त है कि हम इस प्लेबुक को खोलें और देखें कि आखिर ये काम करती कैसे है। ये पेचीदा लग सकती है, लेकिन फिक्र ना करें, हम इसे 4 आसान मराहिल में तकसीम करके समझेंगे। अच्छा, इन मराहिल पर जाने से पहले 2 अहम अल्फाज को समझना बहुत जरूरी है। पहला है सब कंपोनेंट। इसे आप यूं समझें जैसे केक बनाने के लिए आटा, चीनी या अंडे होते हैं ना, ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनसे मिलकर कोई बड़ी चीज बनती है। ऑटो इंडस्ट्री की जबान में ये कोई धात का टुकड़ा या एक खास साइज की ट्यूब हो सकती है। और दूसरा लफ्ज है कंपोनेंट। अब अगर सब कंपोनेंट्स आटा और चीनी थे तो कंपोनेंट उनसे मिलकर बना हुआ आप कह लें केक का बैटर है। ये अभी तक पूरा केक तो नहीं है, लेकिन ये एक ज्यादा मुकम्मल शक्ल में आ चुका है। ऑटो इंडस्ट्री में ये इंजन का कोई हिस्सा या गाड़ी का दरवाजा हो सकता है जो बहुत से छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बना होता है। तो ये हैं वो 4 मराहिल जिनसे हर मैन्युफैक्चरर को गुजरना पड़ता है। पहला, मंजूरी यानी EDB से इजाजत लेना कि कितने पुर्जे दरामद करने हैं। दूसरा, दरामद और ऐलान, जब इजाजत मिल जाए तो पुर्जे मंगवाए जाते हैं और हुकूमत को बताया जाता है कि ये मकामी तैयारी के लिए हैं। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग, अब इन पुर्जों को 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल करके गाड़ियां बनानी होती हैं। और चौथा, जो बहुत अहम है, रिपोर्टिंग, हुकूमत को पूरा हिसाब देना होता है कि क्या और कितना इस्तेमाल किया गया। अब तक हमने खिलाड़ियों और कवानीन की बात की, लेकिन अब आते हैं इस प्लेबुक के सबसे दिलचस्प और ताकतवर हिस्से की तरफ, यानी पैसा। आखिरकार कंपनियों को यह सब कुछ करने का क्या फायदा होता है? जवाब छुपा है टैक्स की शरहों के जादू में। चलें अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। यही इस पूरी हिकमत अमली का निचोड़ है, इसकी जान है। देखें कितना वाज़ेह है। एक आम गाड़ी के लिए अगर कोई सिर्फ खाम माल यानी बिल्कुल बुनियादी सामान मंगवाता है तो कस्टम्स ड्यूटी 0%, लेकिन जैसे जैसे कोई थोड़ा बेहतर, थोड़ा तैयारशुदा पुर्जा मंगवाता है, ड्यूटी बढ़ती जाती है। सब कंपोनेंट्स पर 5%, कंपोनेंट्स पर 10%, और अगर कोई करीब करीब तैयार सब असेंबलीज मंगवाता है तो सीधा 20%। यही तो पूरा खेल है। इसी फर्क ने सब कुछ बदल दिया। और ये चार्ट इस नुक्ते को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। एक तरफ है 0% और दूसरी तरफ है 20%। ये फर्क मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा है। यही वो जबरदस्त माली तरगीब है जो कंपनियों को मजबूर करती है कि वो सिर्फ पुर्जे जोड़ने वाली असेंबलर ना बने, बल्कि मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद बनाएं। यही है इस प्लेबुक का मास्टर स्ट्रोक। तो फायदे तो बहुत है, लेकिन क्या होगा अगर कोई कंपनी इस प्लेबुक के कवानीन को तोड़ने की कोशिश करे? इस निजाम में सिर्फ गाजर ही नहीं, छड़ी भी है। आइए देखते हैं कि कवानीन तोड़ने वालों का क्या अंजाम होता है। कवानीन की खिलाफ वर्जी के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। सबसे पहले EDB और FBR बाकायदा ऑडिट कर सकते हैं, यानी हर चीज की जांच पड़ताल हो सकती है। इसके बाद तमाम वाजिबुल अदा कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स वसूल किए जा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है। और आखिर में कस्टम्स कानून के तहत इजाफी सजाएं भी दी जा सकती हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। तो ये था SRO 655 का निजाम, एक ऐसी ज़हीन हिकमत अमली जिसने पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या 2006 में लिखी गई ये प्लेबुक आज के दौर में, इस जदीद दौर में भी कारआमद है? क्या ये हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों और खुदकार कारों के मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकती है, या फिर अब एक नई प्लेबुक लिखने का वक्त आ गया है?